नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू बाला राजपूत INM PG कॉलेज के बीएड विभाग से हूँ और आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट सेकेंडरी लेवल पे आपसे चर्चा करूंगी। माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस का जो उद्देश्य है पढ़ाने का, उसका क्या मेन रीजन है। जैसे माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना और सामाजिक संरचनाओं, इतिहास और भूगोल की समझ को प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य छात्राओं को जटिल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मददों को समझने के लिए विश्लेषणात्मक कौशल से लैस करना है। साथ ही सहानुभूति, सहयोग और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों को पोषित करना है। सामाजिक संरचना और संस्थाओं की समझ, समय, स्थान और समाज के संबंधों का अध्ययन, साथ ही समसामयिक मुद्दों से परिचय कराना इसका मेन उद्देश्य है। मतलब सामाजिक अध्ययन में हम जितने भी इसके सहज सब्जेक्ट विषय हैं, उनके विषय में विस्तार से जानकारी देना हमारा मेन उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ, सामाजिक विज्ञान वह विषय है जो समाज, मानव व्यवहार, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन कराता है। यह विद्यार्थियों को समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। समाज में मानव की भूमिका का विश्लेषण करना इसका मेन उद्देश्य है। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं की जानकारी देना, जिससे कि हमें पता चलता है कि किस समाज में किस तरह के लोग हैं, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति किस प्रकार की है, वह सब हमें इसके अंतर्गत जानने के लिए मिलती है। सामाजिक विविधता का सम्मान, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ अगर विविध प्रकार के लोग हैं, विविध भाषाओं के, विविध संस्कृति के लोग हैं, तो उनको हमें कैसे सम्मान देना है, वह सब हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का अर्थ अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीन्स अनुदेशनात्मक उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित करना चाहता है। साथ ही ये उद्देश्य शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। स्पष्ट, मापनीय और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य इससे प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव होता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के माध्यम से बच्चा जब कक्षा में आता है तो वो अलग अलग समाज के लोगों को, अलग अलग राज्य के लोगों का क्या खान पीन है, कैसी वेशभूषा है, वो सब पहचानना शुरू करते हैं। शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाना, जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसका कोई एक मेन उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों को समाज के लिए और समाज के अनुसार तैयार करना होता है। प्रमुख शिक्षण उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल। बच्चों में आलोचनात्मक सोच और किसी भी चीज को विश्लेषणात्मक तौर पे समझने के लिए उनमें वो कौशल विकसित करना। छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने, प्रचलित धारणाओं पर सवाल उठाने और गरीबों, समानता और विकास जैसे सामाजिक मुद्दों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। मतलब इसके अंतर्गत हम जो भी विषय है उस विषय का या तो हम
सबसे पहले विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, और जब विश्लेषणात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं, जब हम उन चीजों की बारीकियों तक पहुंच जाते हैं और उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका संश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। तो ये कौशल हमें छात्रों में विकसित करना आवश्यक है। इसके साथ ही जिम्मेदार नागरिकता प्रदान करना या जिम्मेदार नागरिक बनाना, जैसे छात्रों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और सरकार के कामकाज को समझने के माध्यम से एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करना। मतलब समाज में व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, समाज में एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बना रहे, उसके लिए व्यक्ति में उनके निम्न गुणों का होना आवश्यक है। समाज और पर्यावरण को समझना, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की स्थितियों को समझना, वहां के पर्यावरण को समझना भी अति आवश्यक है। तो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की समग्र समझ प्रदान करना, जिसमें भौगोलिक पहलू और मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार अंतर संबंध रखते हैं और इनके अंतर्गत कैसे शामिल होना चाहिए, ये सब इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जागरूकता। व्यक्तिगत और सामूहिक विरासत से जुड़ाव स्थापित करना। व्यक्तिगत और सामूहिक विरासत मतलब जो हमारे पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है, हमारे परिवार की, उसको साथ ही हमारे समाज की, हमारे देश की जो भी विरासत चली आ रही है, उनसे हमारा जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। साथ ही परिवर्तन की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और वर्तमान पर उनके प्रभावों को भी समझना अति आवश्यक है। अंतः विषय परिप्रेक्ष्य, समकालीन घटनाओं और मानवीय संबंधों को समझने के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को जोड़ने वाले अंतः विषयक दृष्टिकोण को लागू करना। एक व्यक्ति के आसपास ये सभी विषय घूमते हैं। एक व्यक्ति को समाज में रहना है तो उसे पता होना चाहिए कि उसका इतिहास क्या रहा, जिस समाज में रह रहा है उसका पर्यावरण कैसा है, इसलिए भूगोल का विषय। आदान प्रदान के बिना उसका जीवन यापन कैसे होगा, भरण पोषण कैसे होगा, उसके लिए उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान भी जरूरी है। साथ ही समाज में व्यवस्था बनी रहे, अराजकता ना फैले, उसके लिए उसको राजनीतिक विज्ञान, कानून व्यवस्था का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है नैतिक निर्णय लेना। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है बच्चों को स्वावलंबी बनाना, इस लायक बनाना कि वो अपने निर्णय अपने आप ले सके। इसलिए जरूरी है कि उसके अंदर जो भी दुविधाएं हैं उनको और वास्तविक जीवन के सामाजिक मुद्दों का मूल्यांकन करके उचित नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके। इन उद्देश्यों का लक्ष्य छात्रों को समाज के ऐसे जानकार और चिंतनशील सदस्यों में परिवर्तित करना है जो स्थानीय और वैश्विक दोनों समुदायों में योगदान दे सकें। अर्थात इनका उद्देश्य ये है सामाजिक अध्ययन के द्वारा बच्चों को समाज के ऐसे जानकार और चिंतनशील सदस्य बनाना है ताकि वो केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक दोनों स्तरों पर वो समाज में अपनी एक अहम भूमिका निभा सके। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। सेकेंडरी लेवल पर सामाजिक अध्ययन के क्या क्या उद्देश्य हैं? सामाजिक समझ को समझना,
मतलब समाज में हमें कैसा व्यवहार करना है। हमारे मन से समाज नहीं चलता, समाज के अनुसार हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। हम कहे कि नहीं आज हमारा मन नहीं है किसी से बात करने का या किसी के बीच में जाने का, और कुछ ऐसी व्यवस्था है जहां हमें सबके साथ मिलना आवश्यक है, तो वहां आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए सामाजिक समझ का विकास होना जरूरी है कि कब कहां कैसी परिस्थितियों में हमको उनके अनुसार ढलना है। ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी, वर्तमान समय को प्राचीन समय से जोड़ते हुए, प्राचीन अनुभवों से जोड़ते हुए हमें वर्तमान समाज को कैसे लेके चलना है आगे, इसके लिए हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी का होना भी आवश्यक है। नागरिक कर्तव्यों की समझ, स्वाभाविक है कि समाज के प्रति प्रत्येक नागरिक के अपने अलग अलग कर्तव्य होते हैं, तो यहाँ हमारे को हमारे कर्तव्यों का बोध होना भी आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, आज की परिस्थिति में ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है और समाज में पर्यावरण का इतना अधिक प्रकोप बढ़ता जा रहा है कि हमें समाज के समानता को रखने के लिए, समाज में समरसता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पर्यावरण को भी हम संतुलित बनाकर चले। आर्थिक समझ का विकास, समाज में आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति में आर्थिक समझ होनी आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता की भावना, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, वहां के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति भी हमारा जागरूक होना अति आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, समाज में आए दिन कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती हैं, उसके प्रति भी व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। जहां उसका योगदान आवश्यक होता है वहां उसको अपना योगदान देना चाहिए। तार्किक दृष्टिकोण का विकास, समय समय पर उसे जहां आवश्यक हो वहां तार्किक वृद्धि दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य, तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का ज्ञान, कारण और परिणामों को समझना, विश्लेषण एवं व्याख्या की क्षमता, समस्याओं का समाधान करना, स्मृति, समझ और अनुप्रयोग की क्षमता, तथ्यों का वर्गीकरण और तुलना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। इतना सब हमने जो बताया उसका मेन उद्देश्य था कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सीखा, उसका मेन उद्देश्य ये रहा कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में जीने के लिए हमें विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों, कारण, परिणाम, विश्लेषण, व्याख्या, समस्या, स्मृति, समझ, सबका निचोड़ एक ही है कि वास्तविक जीवन में जीने के लिए हमें संतुलन की आवश्यकता होती है। येन केन प्रकरण हमें वो संतुलन कैसे बनाना है उसके लिए एक विद्यार्थी को तैयार करना। भावात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, हम जिस जगह से रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां हम कुछ भावात्मक तौर पे उनसे जुड़ जाते हैं। तो देशभक्ति की भावना, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता, नैतिक मूल्यों का विकास, पर्यावरण संरक्षण की भावना, सहानुभूति और सहयोग की भावना, सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है कि हम जिस समाज में रहते हैं हमारा उसके प्रति ये उत्तरदायित्व है कि वहां का पर्यावरण अगर दूषित है तो उसके लिए हम हर संभव प्रयास करें कि कैसे उस पर्यावरण को दूषित होने से रोकना हमारा कर्तव्य है। उस समाज में अराजकता जो फैली हुई है उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण
व्यवहार होना चाहिए, लोगों के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए, सांस्कृतिक विरासत जो हमें मिली है उसको कैसे हम सहेज के रख सकते हैं, कैसे उसके प्रति हमारे अंदर सम्मान की भावना विकसित होनी चाहिए। कौशलात्मक उद्देश्य, जो चीजें हमने जीवन में सीखी हैं, जो चीजें हमने अपने पूर्वजों से सीखी हैं, अपने समाज से सीखी हैं, अपने देश से सीखी हैं, उनको हम कैसे अपने व्यावहारिक जीवन में ला सकते हैं। उसके लिए जो भी कुछ हमने पढ़ा, जैसे मानचित्र पढ़ने और बनाने की क्षमता, हमने नक्शे देखे, बहुत सारे नक्शे देखे, लेकिन देख के ही सीखने से नहीं होता। जब तक हम उसको अपने व्यावहारिक जीवन में बनाना ना सीख लें, उसको पढ़ना, मानचित्र बनाना अलग बात है, लेकिन मानचित्र को पढ़ना उससे भी अधिक जरूरी है कि मानचित्र में जब तक आप नॉर्थ नहीं दिखाएंगे, जब तक आप स्केल नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप मानचित्र का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि जो चीज हम अपने जीवन में पढ़ रहे हैं उसको व्यावहारिक तौर पे सीखना भी जरूरी है। तो मानचित्र को पढ़ने की भी एक बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि स्कूल लेवल पे इतने अच्छे से ग्लोब और मानचित्र को नहीं समझाया जाता है कि उनको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो बड़े होने तक भी बच्चों के वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते कि कैसे मानचित्र को पढ़ा जाता है, कैसे ग्लोब को पढ़ा जाता है। तो जरूरी है कि जो चीजें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उनको सचेत रखें कि भाई ये कैसे पढ़ना है, कैसे इसको बनाना है, वो चीजें उनको सिखा दी जाए। चार्ट, ग्राफ और मॉडल का निर्माण। चार्ट, ग्राफ और मॉडल तो बच्चे बचपन से ही बनाते आते हैं कि कोई चीज अगर किसी के बारे में कहानी लिख रहे हैं या कोई सम्स कर रहे हैं तो उसके बारे में वो चार्ट मॉडल का यूज करते हैं। परियोजना कार्य में भागीदारी, किसी भी प्रोजेक्ट का अगर कहीं चर्चा चल रही है तो उसमें कैसे बच्चे को उसमें इन्वॉल्व होना है, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसको अपना रोल वहां कैसे निभाना है, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। रचनात्मक कार्य करने की दक्षता, कुछ नया करने की जिज्ञासा उनमें उत्पन्न करना। शैक्षणिक उपकरणों का प्रयोग करना। विद्यालयों में बहुत सारे विषय के साथ साथ उनके शैक्षणिक उपकरण भी होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे तो उनको इस्तेमाल करना ही नहीं सिखाया जाता है और कुछ जगह बच्चे खुद भी वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते। जब तक वो उनके टच में नहीं आएंगे तब तक वो उन उपकरणों का जब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो उनको सीखेंगे कैसे। तो ये जरूरी है, उनका कौशल तभी विकसित होगा जब तक वो शैक्षणिक उपकरणों का इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे। अवलोकन एवं प्रस्तुतिकरण कौशल, किसी भी चीज को देख के उनको समझना और फिर उसके बाद उनको अपने शब्दों में समाज के सामने या अपने आप उनको कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वो एक बहुत बड़ा कौशल है कि आपको जो चीज आपने समझी, देखी, उसके बाद समझी, फिर उसके बाद उसका चिंतन किया और उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण किया। ऐतिहासिक समझ के उद्देश्य, ऐतिहासिक समझ के उद्देश्य में अतीत की घटनाओं से वर्तमान को समझना, जो हमारे इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको समझना कि वो क्यों हुई, कैसे हुई, उनके क्या कारण थे और वर्तमान से उसको जोड़ना। ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन करना, जो भी हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं उनका हमें कहीं ना कहीं अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए या अपने अंदर एक ऐसी रुचि या जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए कि हम ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन करने का प्रयास करें। महान व्यक्तियों के योगदान का ज्ञान, महान व्यक्तियों, समाज में बहुत ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने देश को एक
ऐतिहासिक से वर्तमान स्तर पर पहुंचा दिया है। कहाँ समाज कैसा था, आदि मानव की स्थिति को देखिए और आज के वर्तमान मानव की स्थिति को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। आज की टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो समाज में रहने वाले व्यक्ति को अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ साथ महान व्यक्तियों में ने जो इसके पीछे योगदान दिया, उनके जीवन परिचय के विषय में भी ज्ञान होना आवश्यक है। समय रेखा, समय रेखा का निर्माण जो मैंने अभी बताया कि आदि मानव से लेके अब तक का समय जो रहा, उसके विषय में मनुष्य को जानकारी होना आवश्यक है कि हमने कैसे धीरे धीरे विकास की तरफ अग्रसर किया है। ऐतिहासिक स्रोतों का मूल्यांकन, ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, उन स्रोतों का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। अतीत से सीख लेकर वर्तमान को समझना, अतीत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे रामायण का देखिए कि एक नारी का सम्मान न होने की वजह से कितना सब हो गया, और ऐसे महाभारत में एक छोटे से इस चीज के पीछे कि भाई दोनों को बराबर का वो मिले। तो इस तरीके से कुछ चीजें समाज में इतिहास में ऐसी हैं जिनको देख के हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हमें उनसे सीखना भी चाहिए। भौगोलिक समझ के उद्देश्य, पृथ्वी की संरचना और संसाधनों का ज्ञान। मेन चीज ये है कि भौगोलिक समझ, ये पृथ्वी कैसे बनी, पहले ये कैसे थी, आज ये ऐसी क्यों है। सब कहते हैं पृथ्वी गोल है, तो गोल क्यों है, चंद्रमा, सूरज, तारे, ये सब क्यों है, कैसे हैं, इसके प्रति मन में जिज्ञासु प्रवृत्ति आवश्यक होनी चाहिए, तभी हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, इसके संसाधन कौन से हैं, ये जानने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान, जब तक हम पर्यावरण की समस्याओं की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम उसके विषय में ना तो उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे और ना ही उन समस्याओं को पहचान कर दूसरों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि वो भी इन समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे इन बढ़ते प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की समझ, प्राकृतिक संसाधन हमारे कौन कौन से हैं इसकी समझ भी होनी जरूरी है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, मैग्नीज है या गोल्ड, सिल्वर है, ये सारे इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक है। या सूरज से जो हम सूरज की रोशनी से हम जो ये विंड, हवा से, सूरज से, पानी से जो हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के समझ मतलब जो भी प्रकृति के द्वारा हमें मिल रहा है उसको हमें कैसे यूज करना है, कैसे उसका संरक्षण करना है और कैसे उसको मतलब जो चीजें ऐसी हैं जो खत्म हो रही हैं उनसे, उनके एवज में हमको इन चीजों के इस्तेमाल पर जोर देना है। मानचित्रों द्वारा स्थानिक ज्ञान, मानचित्रों का अध्ययन, जैसे पहले मैंने पहली स्लाइड में बताया था, जब तक हमें मानचित्रों के अध्ययन के विषय में पता नहीं चलेगा तो हमें स्थानीय ज्ञान तो क्या, हमें देश के विदेश के कहीं के भी ज्ञान के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं मानचित्र का अध्ययन करना आना आवश्यक है। जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन, जलवायु और पर्यावरण, ये मौसम जो बदलते हैं, कब सर्दी पड़ रही है, कब गर्मी पड़ रही है, कब बारिश हो रही है, तो ये मौसम क्यों बदलते हैं और कितने कितने समय के बाद बदलते हैं। पर्यावरण में ये उथल पुथल क्यों होती रहती है, कभी ज्वालामुखी, कभी भूकंप, तो ये सब चीजें का भौगोलिक समझ के लिए अध्ययन करना अति आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं की समझ, जैसे बताया अभी, ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती हैं और ये क्यों आती हैं
इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है या इनको कैसे इनसे समाज को सुरक्षित रखा जा सकता है, उनके बचाव के उपाय कैसे हो सकते हैं, वो सब भी जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। नागरिक शास्त्र के उद्देश्य। नागरिक शास्त्र के उद्देश्य के अंतर्गत हम संविधान की जानकारी के विषय में चर्चा करते हैं, अधिकार एवं कर्तव्यों की समझ के विषय में अध्ययन करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, हमारे कौन कौन से लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके विषय में अध्ययन करना अति आवश्यक है, या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारी क्या भागीदारी है उसके विषय में जानना आवश्यक होता है। साथ ही कानून के प्रति सम्मान की भावना मनुष्य में अति आवश्यक है। समाज में रहने के साथ साथ हमें समाज के नियम कानून को समझना भी आवश्यक है और समाज के नियम कानूनों का सम्मान करना भी अति आवश्यक है। नागरिक जिम्मेदारियों का पालन करना। समाज के लिए कुछ नागरिक जिम्मेदारियां बनी हुई हैं, उसके लिए उनका पालन करना भी अति आवश्यक है। आर्थिक समझ के लिए है कि उत्पादन, वितरण और उपभोग की समझ। जहां हम रहते हैं वहां किन चीजों का उत्पादन करना है, किसका वितरण है, किसका उपभोग है, इसकी समझ आवश्यक है। बचत और निवेश के द्वारा ही हम समाज में निवेश का महत्व समझ पाएंगे। आर्थिक समस्याओं की समझ होनी आवश्यक है। बजट, बैंकिंग और बाजार की समझ भी जरूरी है कि ये सब चीजें मनुष्य के जीवन को सरल रूप से और सामान्य रूप से चलाने के लिए कैसे आवश्यक है। संसाधनों का उचित उपयोग, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। तो इसके साथ ही सामाजिक कौशल का विकास। सामाजिक कौशल का विकास में समूह कार्य में सहयोग, विचारों की अभिव्यक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता का विकास, समूह में कार्य करने की आदत, संवाद कौशल का विकास। बिना समूह में रह के हम अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते। आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत हम देखेंगे तथ्यों का कैसे विश्लेषण करना है, तर्कपूर्ण कैसे सोच है, सामाजिक समस्याओं पर विचार करना, तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है, सामाजिक घटनाओं की समीक्षा कैसे की जा सकती है और इन समीक्षाओं को करने का क्या उद्देश्य है, इनसे क्या लाभ है, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना, ये सभी चीजें मनुष्य के लिए कहाँ और कैसे आवश्यक है। शिक्षण विधियों की भूमिका। शिक्षण विधियों की भूमिका के अंतर्गत हम चर्चा विधि मतलब डिस्कशन मेथड से हम इन चीजों को बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं। परियोजना विधि, मानचित्र कार्य, भूमिका निर्वहन, बच्चों को रोल प्ले करके कैसे हम बता सकते हैं, या फील्ड में ले जाके हम पर्यावरण के माध्यम से बच्चों को जानकारी दे सकते हैं कैसे भूकंप आता है या कैसे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, वो सब चीजें। शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण और अनुभवात्मक अधिगम आवश्यक है। मूल्यांकन की भूमिका के अंतर्गत हम सतत एवं समग्र मूल्यांकन करते हैं। परियोजना एवं प्रायोगिक कार्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लिखित एवं मौखिक परीक्षण पर विशेष जोर होना चाहिए। स्वयं मूल्यांकन की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। प्रतिपुष्टि का महत्व, जब तक हम बच्चे के कार्य के फीडबैक नहीं देते हैं तब तक बच्चे को पता नहीं चलता कि हमारा कार्य कैसा चल रहा है। जहां आपने बच्चे के कार्य को थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिया तो वो उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। शिक्षण सुधार के उपाय, साथ ही साथ बच्चों में शिक्षण सुधार के उपाय भी समय समय पर बताते रहने चाहिए। निष्कर्ष के तौर पे हम सामाजिक विज्ञान के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समग्र व्यक्तित्व का विकास करते हैं। समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। शिक्षण उद्देश्यों के प्रति
शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्व स्पष्ट होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराया जा रहा है उसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों का ओवरऑल विकास किया जा सके। इसके साथ ही आज का विषय मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ अगले पीरियड में मैं पुनः आप लोगों के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।